अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीकों से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। उसमें आज हम देखेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन है उसको हम आज निपटा देंगे, यानी पूरी हल कर लेंगे। उस डेरिवेशन को हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक यानी बस बैठ कर आप आराम से आप बैठ कर केवल जैसे जैसे हम कराते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखते जाइएगा तो आपको यह डेरिवेशन 100% समझ में आ जाएगा। और आप इस डेरिवेशन को जल्दी भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम थोड़ा यूनिक तरीके से इस डेरिवेशन को कराएंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना अवश्य है। अगर अंत तक आप देख लेते हैं तो इस डेरिवेशन को बहुत आसान से आसान शब्दों में आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, या अक्षीय बोलो या अनुदैर्ध्य बोलो, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप अक्षीय बोलो या अनुदैर्ध्य बोलो, आपके बोलने की इच्छा है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। क्योंकि अनुदैर्ध्य वही होता है जो अनुदैर्ध्य पढ़े होंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, वह तरंगे जो होती है जो अपने संचरण के दिशा में चलती है, यानी जिस दिशा में तरंग संचरण कर रही है उसी दिशा में वह भी तरंग चल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, यानी अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तो उसी प्रकार यह भी है, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में यह भी गमन कर रहा है आवेश। यानी देखिए यह क्या है, हमारा दो आवेश है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बोला है, यानी दो आवेश है, तो दो आवेशों के द्वारा यानी देखिए तरंग, इसको एक्सप्लेन अगर करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि अनुदैर्ध्य स्थिति को हम पूरी रूप से एक्सप्लेन करें तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करके जरूर अवश्य बताऊंगा। यहाँ पर केवल मैं इसका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में केवल डेरिवेशन यहाँ पर समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर उसको एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, आप इस वीडियो में बोरिंग होने लगेंगे। इसलिए हम अनुदैर्ध्य को अब एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आप समझा दिए। तो चलिए हमारा क्या हो गया, 2L हो गया, दोनों को डिवाइड किए तो L और L हो गया। अब ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पर। क्यों मध्य बिंदु ही ले रहे हैं, मध्य बिंदु इसलिए ले रहे हैं कि इसके द्वारा भी बल इस पर उतना ही लगाएगा और इसके द्वारा भी बल समान लगाया जाएगा, यानी दोनों आपस में बल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पर यही हमारा दोनों बलों का मध्य बिंदु होगा। तो यानी बल का मध्य बिंदु होगा, तो यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यानी ये जो हमारा बल है ये दोनों आवेशों का फोर्स है, यहाँ पर दोनों आवेश है, दोनों आवेशों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के द्वारा ही हमें स्मॉल r दूरी पर मान ले रहे हैं हम, क्या है, एक बिंदु P है, वहीं पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी यहीं पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस फिगर को बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, इसमें कोई पहाड़ वाली बात नहीं है कि आप नहीं समझ सकते, कोई अलग से नहीं आया है, बस जो फिगर है वो बहुत आसान फिगर है। अब देखिए इस फिगर को हम देखकर माना कि थोड़ा लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी जिसके एक सिरे पर -q आवेश है, यानी एक सिरे पर -q दूसरे सिरे पर +q आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E की गणना करनी है। तो यहाँ तक आप आसानी से लिख सकते हो। तो अब देखिए हम इसका जो मेजर पॉइंट है उस मेजर पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जो लिखने वाला पार्ट है उस पार्ट को आप आसानी से लिख सकते हो, हम बता भी दिए हैं कैसे आप लिखोगे। चलिए इसका मेजर पॉइंट क्या है, अब मेजर पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये क्या है, हमारा -q आवेश है, ये क्या है, हमारा +q आवेश है। ये दोनों आवेश इस पर बल लगाएंगे तो इसके द्वारा बल यानी इधर लगेगा और इसके द्वारा बल इधर लगेगा, यानी +q आवेश है तो अपने बाहर तरफ बल लगाएगा, और -q आवेश है तो कहेगा इधर आओ, यानी अपने तरफ से यह क्या करेगा, फोर्स खींचेगा, यानी यह खींचेगा, ये क्या कहेगा, ढकेलेगा, ये कहेगा भाग भाग, ये कहेगा आओ आओ, यानी ये बुलाएगा और ये क्या करेगा, भगाएगा।
यहाँ पर ये बल लगाएंगे, तो जब ये बल लगाएंगे तो बल के द्वारा कुछ वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, यानी आवेश है तो इसका कुछ क्षेत्र होगा। तो ये इसके द्वारा हम प्लस क्यू आवेश के द्वारा मान लीजिए क्षेत्र क्या है, बाहर की तरफ होगा, तो इसलिए हम प्लस क्यू आवेश के द्वारा बाहर की तरफ क्षेत्र क्या माने हैं, ई मान लिया है, E1। और ये क्या है, माइनस क्यू आवेश है तो ये अपने अंदर की तरफ खींचेगा, ये अपने अंदर की तरफ खींचेगा, तो ये इसके द्वारा बल क्या है हमारा, E2 है, यानी अब बल नहीं सॉरी क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है, वेक्टर E2 है। तो ये दोनों के द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र मान लिए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हम बल का सूत्र ना लिखकर क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो आप पढ़ चुके होंगे, डेरिवेशन को आसानी से देख चुके होंगे। तो क्या हो गए, माइनस क्यू आवेश के द्वारा इसके ऊपर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस क्यू आवेश के कारण इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों को हम गणना कर लेंगे आसानी से। तो चलिए हम करते हैं, पहले लिखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत, क्योंकि हमें इसी की उपयोग करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है, या इसको लिखो के लिख सकते हो, के क्यू बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा, या इसको लिखो या इसको लिखो, दोनों क्या है बराबर है। यहाँ पर ये हमारा होता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण। तो जब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो हमें तो आवेश पता है और दूरी हमें पता नहीं है, यानी दूरी क्या हो जाएगी, माइनस क्यू आवेश के कारण ए और पी हो जाएगी, तो हम एपी निकाल लेंगे आसानी से। चलिए एपी पहले निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, एपी बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ से ए और पी, यानी ये क्या है हमारा ए बी प्लस बीपी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बीपी हो जाएगी। तो हमें ए बी का मान पता है क्या है, 2L है, ए बी का मान 2L प्लस बीपी का मान क्या है, बीपी का मान हमें पता नहीं, यानी बीपी का मान क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक एल है, तो क्या हो जाएगी आर माइनस एल, यही हमारा क्या है, बीपी है, आर माइनस एल करेंगे, क्या हो जाएगी आर माइनस एल, क्या हो जाएगी आर माइनस एल, ये क्या है हमारा बीपी है। तब बीपी का मान और एबी का मान हम यहाँ पर निकाल लिए हैं, तो अभी इसको एल में से एल 2L घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा। यहाँ से हम एपी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, या इस तरह ना करो तो एपी प्लस, यानी यहाँ पर एक बिंदु ओ मान लो, अब एक बिंदु ओ मान लो, अब क्या करोगे एओ प्लस एपी, एओ प्लस ओपी, तो एओ का मान क्या है, एल है, और ओपी का मान क्या है, आर प्लस एल है, तो यानी एल, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आर है, तो एल प्लस आर हो जाएगी, वहां से भी आर प्लस एल ही आएगा, जैसे भी आप करते हो दूरी क्या आएगा, आर प्लस एल। अब हमें क्या करना होगा, बी के द्वारा यानी पी पर बी उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी गणना करना होगा, तो हमें बीपी दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए हम बीपी दूरी पहले ही गणना कर रहे हैं। तो बीपी क्या हो जाएगा हमारा, बी और पी। देखिए बीपी अगर निकालना चाहो तो हम ओपी में से क्या कर सकते हैं, ओ बी को घटा सकते हैं, क्या हो जाएगा ओपी माइनस ओ बी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी में हमें निकालना है ये से ये, यानी ये बीच की दूरी निकालना है, तो हम पूरे में से क्या कर रहे हैं, ये इसको घटा रहे हैं, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ये आ जाएगा, यानी आर में से क्या घटाएंगे, एल को घटा देंगे, तो ओपी क्या है हमारा आर है, ओ और पी क्या है आर है, और ओ बी क्या है हमारा एल है, आर माइनस एल हो जाएगा, यानी एपी और बीपी हम आसानी से यहाँ से ज्ञात कर लिए। अब क्या करेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बीपी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस हमें लिखना है, बस लिखने वाला पार्ट है। अब यहाँ से थोड़ा समझने वाला था, अब उसके बाद थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन में आएगा समझने वाला, वहां पर आप समझ जाएंगे। अब क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, E बराबर 1/, यानी डायरेक्ट हम के लिख रहे हैं क्योंकि के लिखने में आसानी होगी, के क्यू बटे में आर स्क्वायर, यानी आर का मान क्या है हमारा, ए से पी तक, यानी एपी है, यानी एपी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एपी का स्क्वायर हो जाएगा, एपी का स्क्वायर। अभी हमें पता है के क्यू बटे में एपी, एपी क्या है हमारा, ए और पी निकाले हैं, आर प्लस एल का होल स्क्वायर,
आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है हमारा एपी, हम यहाँ से रख लिए। अब क्या करेंगे, माइनस क्यू तो हो गया, अब प्लस क्यू बचा है केवल, तो प्लस क्यू के द्वारा हम लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 थी, तो हम इसको E2 लिख रहे हैं, क्या हो जाएगी वेक्टर E2, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू कहेगा हमारी तरफ आओ, यानी अपनी तरफ आवेश को यानी चार्ज को बुलाएगा, तो ये अपनी तरफ खींचेगा यानी E2, और ये क्या करेगा, धकेलेगा अपने से दूर, यानी जब अपने से दूर धकेलेगा तो इसके द्वारा E1 है, यानी अपने से दूर क्या हो गया, E1 हो जाएगी। तो अब हम वेक्टर E1 निकालेंगे, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के द्वारा क्या है हमारा U1 है, तो E1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू आवेश तो क्यू ही है बटे में आर स्क्वायर, यानी आर का मान क्या है हमारा, बी से पी निकाल रहे हैं तो बीपी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बीपी स्क्वायर, तो बीपी का मान हमें पता है आर माइनस एल है, तो क्या हो जाएगा के क्यू बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक तो E1 और E2 में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि अगर ये समझ गए होंगे तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब जानते हैं कि यह क्या है, हमें परिणामी निकालना है, तो इस बिंदु पर हमें परिणामी निकालना है, और ये भी जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए जब हम सदिश राशि है, इसलिए जब माइनस क्यू आवेश लिए तब भी प्लस ही लिखे, और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश लिए तब भी यानी प्लस ही लिए, इसलिए हम यहाँ पर माइनस क्यू आवेश में माइनस नहीं लिए हैं। यह क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, चूंकि ई एक सदिश राशि है, तो जब ई एक सदिश राशि है तो हमें यहाँ पर परिणामी निकालना है, तब निकालेंगे पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 में से E2 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि यहाँ पर परिणामी निकालेंगे तो E1 में से E2, यानी E1 क्या है अधिक है और E2 क्या है कम है, तो E1 में से E2 को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्या है एक दूसरे के विपरीत है, और E एक सदिश राशि है, तो जब सदिश राशि है और दिशा विपरीत है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा, जोड़ना नहीं है, तो दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे। अब परिणामी निकालेंगे तो हमें आसानी से आ जाएगा। E1 का मान हमें पता है क्या है हमारा, के क्यू बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान हमारा यहाँ पर के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से क्यू कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू, यानी के क्यू दोनों कॉमन ले लो, के और क्यू कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों में एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई बराबर के क्यू, दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ऊपर जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे दोनों में एलसीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, एलसीएम है। अब एलसीएम लेंगे तो ये आपका सिंप्लीफाई है, एलसीएम लेकर हम इसको किए हैं, जो कि ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, और इसको करेंगे इसमें और इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू, जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ARL हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। यहाँ पर ये समझ आ गया। चलिए इसको आगे लिखते हैं एक बार, यहाँ पर आटेगा नहीं तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस, यानी प्लस वाला है, प्लस 2RL हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको माइनस से कोष्टक भी खोल रहे हैं और यहाँ पर होल स्क्वायर भी खोल रहे हैं, क्या हो जाएगा, माइनस के आर स्क्वायर
माइनस का एल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस होगा ना, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस और दोनों माइनस हो जाएगा, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस 2RL होता है, तो माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2RL हो जाएगा। अब यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी, और ये क्या है, ए प्लस बी। यहाँ पर भी कोष्टक खोल कर सकते हो, जब कोष्टक खोलोगे तो ये ज्यादा बड़ा जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एक सूत्र पता है हमें, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला सूत्र, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल, यानी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर और आर कैंसिल हो जाएगा और एल और एल कट जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके आगे चले तो क्या हो जाएगा, हमें वेक्टर ई बराबर निकालेंगे। वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए के को यहीं पर रहने दे रहे हैं, और क्यू, अब 2RL क्या हो जाएगा, 4RL हो जाएगा। देखिए 2 को हम यहीं पर रख रहे हैं, क्या हो जाएगा, 2 × 2QL हो जाएगा। देखिए यहाँ पर R भी एक है, यहाँ पर 2R यहाँ पर लिख रहे हैं, 2R × 2QL बटे में हम इसको R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ही रहने दे रहे हैं। देखिए इसको कैसे लिखे, k × 2R, तो k को यहीं पर 2R, यहाँ से 2R ले लिए, और ये क्या हो जाएगा, 2R 4RL हो जाएगा। तो 4RL को हम 2 पहले लिख लिए, और R को तो R रहने दे दिए, और k को यहाँ पर लिख रहे हैं 2QL हो जाएगा, यानी दोनों को गुणा करोगे तो 4RL हो जाएगा, और KQ तो KQ आ जाएगा। यानी बस इसको हम सेपरेट किए हैं ताकि हमारा एक सूत्र बन सके, P बराबर 2QL वाला सूत्र यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको P लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, k × 2R × P, k × 2R × P बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि हम एक प्रतिबंध यहाँ पर लगाएंगे, कौन सा प्रतिबंध, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए बस। यहाँ पर एक प्रतिबंध लगाएंगे कि क्या है, हमारा आर बहुत बड़ा है, आर क्या है, बहुत बड़ी दूरी है एल की तुलना में, एल की तुलना में बहुत बड़ी दूरी है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए एल स्क्वायर बराबर 0 रख देंगे। क्यों, समझिए थोड़ा, यहाँ से समझिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा आर है, और ये क्या है, हमारा एल है, और जब एल है तो एल तो छोटा दूरी है, ये तो ऐसे देखने में लग रहा है, और ये क्या है, हमारा बड़ी दूरी है। तो जब ये बड़ी दूरी है और ये छोटी दूरी है, तो जब इसका होल स्क्वायर, बड़ी दूरी का होल स्क्वायर करोगे तो और ज्यादा बड़ा आ जाएगा। मान लीजिए इसका क्या है, हमारा 1 मीटर है, इसका 3 मीटर मान लेते हैं, आर बराबर 3 मीटर है, 3 मीटर दूरी पर है, और एल बराबर हम मान लेते हैं 2 मीटर। ठीक, जहां तक ये थोड़ा मान कर आप समझा रहे हैं। क्या हो जाएगी, यहाँ से 3 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा, और एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4। इन देखिए ये बहुत बड़ा यानी 9 हो गया, और ये क्या है, 4 ही है, यानी छोटा ही है। और जब इसका और बड़ा अंक लोगे, बड़ा करोगे तो यानी 5 लोगे तो 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इसका 3 लोगे तो तीसरी के 9, यानी 25 और 9 में थोड़ा बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो जब बहुत बड़ा डिफरेंस होता है तो हम इसको निगलेक्ट करके चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फिजिक्स का नियम होता है कि कोई भी राशि अगर बहुत बड़ी है और बहुत छोटी है तो हम छोटी राशि को निगलेक्ट करके चल सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हो, ना सवाल में दिक्कत होगी ना डेरिवेशन में कोई आपको दिक्कत होने वाली है। तब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, k × 2R × P हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, हमें एल स्क्वायर को 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R के पावर 4 हो जाएगा, R के पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ से R के पावर 4 हो गया। अब वेक्टर E बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, k को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 × 2R, एक R से एक R कट जाएगा तो नीचे R क्यूब बचेगा, तो क्या हो जाएगा, 2P बटे में R क्यूब हो जाएगा। यही हमारा क्या है, फाइनल एंड फुल आंसर है। ये वेक्टर E बराबर 1/4πε0 × 2P बटे में R क्यूब हो जाएगा। आई होप इस डेरिवेशन को बहुत आसान से आसान शब्दों में समझाएं, आप आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है नहीं, केवल कहाँ समझना है, इस बिंदु को समझना है, हमें कैसे निकालेंगे, और हम बस यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन समझना है, कैलकुलेशन, और यहाँ पर एक बिंदु को हमें यानी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, तो अभी हमारा क्या आएगा, आंसर आ पाएगा। इस प्रतिबंध को लगा भी सकते हो क्योंकि ये बहुत आसान है, ये हमारा फिजिक्स का नियम है कि कोई भी अगर बहुत बड़ी राशि हो और एक बहुत छोटी राशि हो तो हम छोटी राशि को यानी नगण्य मानकर चल सकते हैं, यानी उसको हटा ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको फिजिक्स में नहीं होगी।
तो आई होप आप इस डेरिवेशन को बहुत आसान से आसान शब्दों में समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा, और विशाल यूनिक कंसेप्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो अगला आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का आसानी से लाभ उठा पाए। तो चलिए आज के लिए इतना आनंद देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।